आप ये क्या कर रहे हैं? उसने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो आजाद ना हो पाई। अब उसका होंठ चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन को छू रहे थे, लेकिन बेला की सिसकियां उसके काम में खलल पैदा कर रही थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने अपनी टाई उतारी और उसके मुंह के पास करके उसका मुंह बांध दिया। अब उसके दोनों हाथ खान के वजनी हाथ में कैद थे। हा 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 हा, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे काम में कोई टांग अड़ाए, ये मुझे पसंद नहीं। लेकिन तुम्हारी समझ में बात कहाँ आती है? बट डोंट वरी, मैं हूं ना समझाने के लिए। ये कहते ही वो दोबारा उसकी गर्दन पर झुक गया और उस दुश्मने जान दिल को अपनी पूरी कुवत से बाइट किया। बेला की आंखों से निकलने वाले आंसू इस सितमगर की शिद्दत का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे थे। वैसे तो वो अपनी दुनिया में एक अपने काम को फुर्ती से करने वाला इंसान माना जाता था, लेकिन इन कामों में खान का एक अलग ही रूप देखने को मिलता था। मुझे मेरी बेटी पे फख्र है। अगर वो तुम जैसों के खिलाफ खड़ी है तो इसमें मैं उसका भरपूर साथ दूंगा। ये कहते ही शहाब साहब ने ठंडे पानी का गिलास अपने अंदर उंडेला, क्योंकि उन्हें सामने वाले इंसान की ताकत का अंदाजा था, लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्हें ये खतरा मोल लेना पड़ा। शहाब मियां, ये लो टिश्यू। इतना पसीना क्यों आ रहा है? वैसे आपकी परी नजर नहीं आई मुझे, कहाँ है वो? खबरदार, बेटियां सिर्फ अपने बाप के लिए ही परियां होती हैं। जमशेद, तुम जैसों कमीनों से तो उन्हें बचा के ही रखना चाहिए। गलत, सरासर गलत शहाब साहब। बेटियां अपने बाप के लिए नहीं, नहीं नहीं सगे बाप, शहाब साहब सगे बाप के लिए परियां होती हैं। ये सुनते ही जैसे उसके ऊपर किसी ने पहाड़ गिरा दिया था, या फिर किसी ने उसको माजी याद दिला दिया था। आह, दैट्स ग्रेट। खान, तुम्हें पता है उस रात को तो ऐसा लगा जैसे मैं आसमान को छू रही हूँ। खान जो अपने बाबा के कहने पर उसकी असाइनमेंट बना रहा था, उसकी सुरीली आवाज से लुत्फानंदोज भी हो रहा था, लेकिन वो लड़की उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती थी। काले रंग की शॉर्ट में उसका सरापा और भी जोबन पर था। कुशादा सीना पूरी आबो ताब से चमक रहा था। अचानक उसने खान के हाथ से पेंसिल झपटी और अपने सीने की दरमियान की लकीर में डाल दी। ये तो तभी मिलेगी अब जब तुम यहाँ पर किसी दोगे। ये कहते ही उसने अपने होंठ को गोल किया और उसके सामने अपना मुंह किया। ओह, सो यू आर चैलेंजिंग मी, यू आर चैलेंजिंग योर खान। यू नो दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर खानजादा। ये कहते ही उसने एक पेज उसके होंठों के पास किया, जिससे उसे लगा कि वो कबीर का होंठ है, और अगले लम्हे वो पेंसिल बाहर निकाली। यही तो कबीर का अंदाज था, कभी बगैर कुछ किए उसे आसमान पर पहुंचा देना, और कभी ऐसा मदहोश करना कि वो उसकी चाल न समझ पाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। कमरे के ऊपर वाली छत पर चांद सितारों की स्टिकर की वजह से थोड़ी सी रोशनी थी, जिसकी वजह से बेड पर सोए इंसान के चेहरे के नक्श वाज़े दिखाई दे रहे थे। वो कुछ देर वहीं पर खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। मुंह के दोनों तरफ लाल निशान थे, उसके गर्दन पर भी जगह जगह ऐसे ही निशान थे। अगर आज भी वो यहाँ न आती तब कबीर उसे कोई नहीं सजा देता। यही सोचते हुए उसने इसके कमरे की तरफ रुजू किया, लेकिन फिर न जाने किस ख्याल के तहत वापस मुड़ी। नहीं, मैं उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। बेला, काम डाउन। अगर उसने तुम्हें कुछ कहा कल तो आगे से मुकाबला करना, लेकिन उसके हुक्म की तकमील तो बिल्कुल भी नहीं। अभी इसी ख्यालों में थी कि उसे जमीन पर किसी का साया दिखाई दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत का झटका लगा। ओ गॉड, ये कैसे यहाँ मौजूद है? अभी तो सो रहा था। उसने जब ये देखा कि उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं तो फौरन पीछे की तरफ होती गई। खान चौंके अभी नींद से जागा था, इसलिए उसकी आंखों में अजब खुमारी थी। इस दहशत को देखते ही बेला की मोटी मोटी सी आंखें और भी खुल गईं। वो मैं यहाँ, वो तुम नहीं, नहीं आप नहीं। इससे पहले वो और कुछ बोलती, खान ने उसके होंठ पर उंगली रख दी। उसको दोबारा अपने इतना करीब देखते हुए बेला ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी सांसों की तपश अब बेला के चेहरे को झुलसाने लगी थी, लेकिन सामने वाला उसके चेहरे का एक्सरे करने में मगन था। अचानक उसकी नजर उन निशानात पर गई जो उसके अपने दिए हुए थे। उसने अपने अंगूठे की मदद से उन्हें सहलाया तो दर्द की वजह से बेचारी बेला के मुंह से सिसकी निकली। खान ने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया, जिसके फौरन बाद बेला ने मौका देखते ही रुख फेर लिया, लेकिन वो उसके चुंगल से चाहकर भी आजाद नहीं हो सकती थी, क्योंकि खान का एक हाथ अब उसकी गर्दन पर था और दूसरे हाथ
से उसने बेला के सर को थोड़ा ऊपर किया और अपने होंठों की मदद से उन निशानात पर मरहम लगाने लगा। उसका एक हाथ साथ साथ उसकी गर्दन पर रेंग रहा था। ये सब महसूस करके बेला की टांगे कांपने लगी। अब उसमें खड़े होने की बिल्कुल सकत नहीं थी, तो खान ने हाथ कमर पर रखकर सहारा दिया। बेला ने अपने नाजुक हाथों से उसे दूर धकेलना चाहा, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। मेरे साथ बेड पे कोई सोए, इस चीज से मुझे थोड़ी एलर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो चलता है ना डार्लिंग? उसने तंजिया मुस्कुराहट के तीर चलाए, लेकिन बेला का आगे से कोई जवाब न पाकर उसने चीख के और जोर से बोला, लगता है तुम्हारे कान का भी इलाज करवाना, बल्कि करना पड़ेगा। नहीं, मैंने सुना जो आपने कहा, लेकिन गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आगे भी मेरी बात मानना, अच्छे बच्चों की तरह। और उसे बोलने का मौका ही न दिया। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। शहाब साहब फौरन ही परी के रूम में आए, तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसकी कमरे के टेरेस पर एक केज था, जिसमें मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत तोते थे, जो परी के चचा यानी शहाब साहब के भाई ने उनको तोहफे में दिए थे। वो रोजाना उन परिंदों के पास आती और कई घंटे यहाँ गुजारती। शहाब की आवाज पर वो फौरन पलटी। वो देखने में आम सी लड़की थी, लेकिन जो चीज उसे पुरकशिश बनाती थी वो उसके चेहरे की मासूमियत थी। शायद वो कुछ देर पहले नहा के निकली थी, इसलिए गीले बाल कमर से भी नीचे जा रहे थे, जिनसे वो बहुत तंग आई हुई थी, क्योंकि इतने बाल छुड़ाना उस नाजुक लड़की की बस की बात नहीं थी। बाबा, आप यहाँ? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ बेटा, अब मैंने फैसला कर लिया है। बेला बेड के दूसरी तरफ आई और फौरन सोने का इरादा किया। जब वो गहरी नींद में उतर गई, तो अचानक से खान ने बेला पर से कंबल दूर उछाला, जिसमें वो खुद को छुपा कर सो रही थी। बेला भी नींद से बेदार हो गई थी। मैंने सिर्फ बेड की बात की थी, न कि कंबल की। थोड़ी सी नरमी क्या बरतो, तुम तो फ्री ही हो जाती हो। और हाँ, ये इस हुलिये में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोने दूंगा। जाओ जाकर चेंज करो। खान ने अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। उसने थोड़ी देर पहले ही कपड़े बदले थे, ग्रे रंग का कुर्ता जिस पर गुलाबी कढ़ाई थी। लेकिन मैं तो अभी, यार कितनी जाल हो तुम। अब ये बातें भी मुझे ही तुम्हें समझानी पड़ेगी क्या? खान का दिल कर रहा था कि इस लड़की का सर फाड़ दे, फिर अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स किया। जाओ, अलमारी में होंगे कुछ कपड़े, जाकर बदलो। अगले ही लम्हे बेला के हाथ कुछ कपड़े थे। जब उसने जायजा लिया तो वो सिल्क की बारीक सी नाइटी थी और साथ उसी का अपर भी था। अगर वो इन्हें पहन भी लेती तो उसके सारे अज़ा उसमें नुमाया होते। ये देखते ही उसकी नजर सामने बैठे उस शख्स पर पड़ी। उसने बेला को मजबूर करने में कोई कसर न छोड़ी थी, और अब वो अपनी भवें उचकाकर मुस्कुरा रहा था और सामने पड़ी टेबल पर अपनी टांगे रखी। सो माय डार्लिंग, गो देयर एंड चेंज दिस ड्रेस। लेकिन वो अपनी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। ओहो, लगता है ये फरीजा भी हमें खुद ही अंजाम देना है। और आई स्वेयर, इस काम में खान एक्सपर्ट है, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने टेबल से उठने का ड्रामा किया तो बेला भागती हुई चेंजिंग रूम चली गई। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सो हरी अप, नहीं तो आज रात तुम मेरी शिद्दत सह नहीं पाओगी, और इतना जल्दी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये कहकर फौरन दराज से एक काले रंग की मखमली डब्बी निकाली। जैसे ही बेला ने वो नाइटी पहनी तो ये देखकर शौक रह गई कि उसमें ऐसी भी जगह थी जहाँ सिल्क की बजाय नेट था, और वो भी सिर्फ वहाँ था जहाँ उसके अज़ा थे। एक जगह से तो उसने अपनी दोनों टांगों को आपस में मिलाकर छुपा दिया, लेकिन दूसरी जगह से छुपाने का सोचकर वो वक्त जाया नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसने अपर पहन लिया, और अभी 5 मिनट में से एक रहता था, लेकिन उससे पहले बाहर आ गई। इस अपर के बावजूद उसके नशीबो फराज उभरे हुए थे। वो खान को देखकर अपनी टांगों को उस अपर में छुपाने लगी। खान की निगाहें ऐसी थीं कि उसे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। कम है नाउ। खान जो टांग पर टांग टेबल पर रखकर बैठा हुआ था, साथ ही उसे पास आने का कहा। वो कांपते कांपते एक कदम उठाती उसके पास आई। खान एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था, जिसके आगे टेबल था और बिल्कुल सामने बड़ी सी स्क्रीन थी। हाथ में रिमोट था, शायद कुछ लगाने की कोशिश कर रहा था। बेला डरती डरती उसके पास आई। उसने अपने साथ बैठने का इशारा किया और थोड़ी सी जगह दी। क्या मतलब बाबा, आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊं? नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत बाबा, हम दोनों के अलावा और है भी कौन हमारे साथ। परी ने जैसे ही सुना कि शहाब उसे पेरिस भेजना चाहते हैं, तो उसने फौरन उसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा, वहाँ तुम्हारे चाचू तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, और मैंने जल्द अज जल्द तुम्हारे चाचू को फरहान
और तुम्हारे निकाह का कह देना है। शहाब साहब ने एक और बम परी के सर पर फोड़ा। परी इस बात को खातिर में ना लाते हुए वहाँ से उठने लगी कि शहाब साहब दोबारा बोल उठे, वो जो जावेद अंकल है ना, मैं तो उनके पास ही रहूंगा, उन्होंने ही तुम्हारे वीजे का इंतजाम किया है और मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरी बात को समझेगी। और उसके कंधे पर प्यार और मान की थपकी देकर चले गए। रात भर परी इसी कश्मकश में थी कि आखिर उसके बाबा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, और वो भी यूं अचानक, जबकि शहाब साहब ने जमशेद की